गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 6 खत्म करने के बाद हमने चैप्टर 7 शुरू किया था, निर्देशन, जिसमें एक क्लास में करवा चुकी हूँ। निर्देशन की परिभाषा किसे कहते हैं, वो निर्देशन की परिभाषा दीजिए और निर्देशन के लक्ष्यों को बताइए और निर्देशन के महत्वों का वर्णन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे निर्देशन के किन्हीं 3 सिद्धांतों को बताइए। मैंने आपको ये प्रमुख बात बता दिया था कि निर्देशन प्रबंध का ही एक भाग है और प्रबंध का ही कार्य है निर्देशन। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रबंध के ही सारे कार्यों को अलग अलग पढ़ रहे हैं तो निर्देशन भी उन्हीं के कार्यों में आता है। आज हम लोग देखते हैं निर्देशन के किन्हीं 3 सिद्धांतों को बताएं। निर्देशन के 3 सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, देख लीजिए। पहले आप लोग आंसर में लिखेंगे निर्देशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है निर्देश पद्धति की उपयोगिता का सिद्धांत। निर्देश पद्धति, निर्देश देने की जो पद्धति होती है, तो निर्देश पद्धति की उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, तो आप 1 नंबर दे के लिखेंगे निर्देश पद्धति की उपयोगिता का सिद्धांत और फिर वहीं पे डैश दे के लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध द्वारा निर्देशन की कुशलता को सुनिश्चित किया जाता है कि निर्देशन की कुशलता तभी दृष्टिगोचर होती है जबकि संगठन के उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएं और कर्मचारी भी संतुष्ट रहे, और ऐसा तभी संभव है जबकि उपयुक्त निर्देशन विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आप लिख लिए, एक बार फिर से देख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध द्वारा निर्देशन की कुशलता को सुनिश्चित किया जाता है। निर्देशन की कुशलता तभी दृष्टिगोचर होती है, मतलब निर्देशन की कुशलता तभी कारगर होती है जबकि संगठन का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और जो मजदूर, जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं वो भी खुश रहें, तभी वही जबकि उपयुक्त निर्देशन विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, मतलब सबसे पहला निर्देश और सबसे पहला जो सिद्धांत है वो यही होना चाहिए कि वहां पे जो कर्मचारी है वो संतुष्ट हो। ठीक है, चूंकि अगर कर्मचारी वहां के कार्यों से, वहां की सैलरी से अगर संतुष्ट होंगे तभी वो आपको अच्छा से अच्छा कार्य दे सकते हैं और उससे क्या होगा, हमारी फर्म का या हमारी कंपनी का विकास होगा। जितने समय में हमें जितने प्रोडक्ट बनाने हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं या तो फिर उतने ही प्रोडक्ट पूरे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी कार्य को कराने के लिए हमें उन व्यक्ति को खुश रखना पड़ता है जिनसे आप कार्य ले रहे हैं, तभी आपका कार्य अच्छी तरीके से होगा। तो निर्देशन की जो पहला सिद्धांत है वो यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम। अधिकतम व्यक्तिगत योग्य योगदान का सिद्धांत। अधिकतम व्यक्तिगत योग्य से योगदान का सिद्धांत, उसमें आप डैश दे के लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक उद्देश्यों और व्यक्तिगत उद्देश्यों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। जैसे संगठन चाहता है कि लाभ का अधिक हिस्सा उसे प्राप्त हो, जबकि कर्मचारी ये चाहता है कि चूंकि वे वास्तविक कार्य करते हैं तो इसलिए उन्हें लाभ अधिक मिले। इसे इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखना ही इसका कार्य है। ठीक है, दूसरा नंबर में भी यही आता है, अधिकतम व्यक्तिगत योग्य योगदान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन उद्देश्यों और व्यक्तिगत उद्देश्यों में पूर्ण सामंजस्य बना के रखना है। जिस तरह से उद्योगों को चाहिए कि वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, उसी तरह जो कर्मचारी है वो सोचते हैं कि इनके उत्पादन पर या इनके प्रॉफिट पर सबसे ज़्यादा हक हमारा होगा क्योंकि हमारे ही कार्यों से इनको प्रॉफिट मिल रहा है या उनका उत्पादन अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस उद्योगों के कार्यों और जो कर्मचारी के कार्यों हैं और जो कर्मचारी है उनमें एक सामंजस्य बना के रखना भी निर्देशन का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से
इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होंगे तो अधीनस्थ समक्ष नहीं आएगा कि किसका काम पहले किया जाए। परिणाम स्वरूप भ्रम, झगड़े व अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। इस सिद्धांत का पालन करने से निर्देशन प्रभावी होगा। ठीक है। अभी तक हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि आपको उद्योग और कर्मचारियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है। परंतु तीसरा होता है आदेश की एकता का सिद्धांत। ये बिल्कुल सही चीज है, देखिए समझिए इसको। आदेश की एकता का सिद्धांत, क्योंकि जब किसी कर्मचारियों को किसी एक व्यक्ति से, उनके ऊपर जो व्यक्ति है, जो मैनेजर है, जो उनसे ऊपर के पोस्ट में है, उन्हीं से सिर्फ अगर आदेश लेना होगा तो वो कहीं जाने के लिए भी उन्हीं से आदेश लेंगे, कुछ कार्य को करने के लिए भी उन्हीं से आदेश लेंगे और उनके बातों को सारे कर्मचारी मानेंगे, है ना। लेकिन यदि उन्हें दो या दो से अधिक कर्मचारियों की बातों को मानना पड़े या उनके आदेशों को सुनना पड़े या उनको उनसे परमिशन लेना पड़े तो फिर क्या हो जाएगा, भ्रम का स्थिति पैदा हो जाएगा। अब मान लीजिए एक कर्मचारी उन्हें कुछ काम देता है, दूसरा कर्मचारी आकर उन्हें कुछ काम दे देता है, तो वो भी क्या करेंगे, उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, आपस में एकता नहीं रहेगी, जिससे कार्य अच्छे से नहीं हो सकता। और इन सभी, इस क्वेश्चन का पूरा सार, ये तीन हो गया इसका सिद्धांत, और इनका सिद्धांत इसी चीज पे बेस करता है कि हम अपने कर्मचारियों को कितना खुश रख सकते हैं। हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जितना अधिक खुश रखेंगे उतना अधिक हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब लोग दिल से कार्य करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है ना। तो जब कर्मचारी खुश रहेंगे, वहाँ की सैलरी से खुश रहेंगे, वहाँ के कर्मचारी प्रशासन से खुश रहेंगे, वहाँ के लोगों से खुश रहेंगे, उनका कार्य अच्छा होगा, उनके कार्य को सराहा जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा कार्य बेहतर हो जाएगा और हमारी कंपनी में उत्पादन भी अच्छे से होगा और हमें प्रॉफिट भी अच्छे से होगा। ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है। पर्यवेक्षण से आश्रय अधीनस्थों को कार्य सौंपने और यह देखने से है कि वे आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं एवं उन पर नियंत्रण करने से है। पर्यवेक्षण वह होता है जो अधीनस्थों द्वारा किए गए काम की देखभाल करता है और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, पर्यवेक्षक। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि पर्यवेक्षक होता कौन है। तो पर्यवेक्षक वो होता है जो अपने से नीचे के कार्य को, मान लीजिए हम लोग नीचे मजदूरों से कार्य करा रहे हैं, ठीक है, सबसे नीचे मजदूर आते हैं, तो मजदूर वर्ग से कार्य कराया जा रहा है, तो उनके ऊपर कोई लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्यवेक्षक हो जाएंगे, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सही ढंग से कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा, और जो हमारे पास संसाधन है उसको सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ताकि उन्हें सही ढंग से उपयोग करने के बाद हमारे पास जो अर्निंग होगी या जो प्रॉफिट आएगा वो अधिक आएगा, तो वो उस चीज को सुनिश्चित करते हैं। तो पर्यवेक्षक किसे कहते हैं ये आप एक बार और देख लीजिए। पर्यवेक्षक से आशय अधीनस्थों को कार्य सौंपने और यह देखने से है कि वे आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं एवं उन पर नियंत्रण करने से है। पर्यवेक्षक वह होता है जो अधीनस्थों द्वारा, ठीक है, जो अधीनस्थों द्वारा किए गए काम की देखभाल करता है और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, वो हमें बतलाता है, वो अपने से नीचे कर्मचारियों को बतलाता है कि उसे क्या कार्य करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके, अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। और फिर कर्मचारियों को ये भी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा कार्य है कि अगर हमारी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उसके हिस्सेदार आप भी होंगे। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो आपको भी बोनस दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा, जैसे अभी हमने देखा कि टाटा स्टील की कंपनी में या टाटा की
किसी कंपनी में, जिसमें बहुत अच्छा वो लोग लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए और उन्हें बहुत अधिक टर्नओवर का फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने सभी कर्मचारियों को बोनस दिया। तो इस तरह देखा जाता है कि अगर कंपनी को प्रॉफ़िट हो या कंपनी को लाभ हो और वो उसमें कर्मचारियों को भी शामिल करे, उन्हें भी बोनस दे, तो उनका भी मनोबल बढ़ जाता है और जब उनका मनोबल बढ़ता है, तो वो कार्य को और बेहतर ढंग से करते हैं और उसमें अपनी कंपनी में अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।